अत्याचारी बहू। रघुवीर जी की आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहे जा रहे थे और एक टक से कमरे की दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारते जा रहे थे और अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सुहाने पलों को याद कर रहे थे। उनकी पत्नी के जाने के बाद उन्हें अपना जीवन जैसे बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। आज सुबह से ही रघुवीर जी की तबीयत खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ और उन्हें उल्टियां होनी शुरू हो गई थी। शायद बासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा वैभव भी जल्दी ऑफिस चला गया था। रघुवीर जी ने अपनी बहू को कहा, बहू जरा वैभव को फोन लगाकर घर बुला लो। मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। रघुवीर जी के इतना कहने की ही देर थी कि बहू मनीषा तो जैसे उन पर चिल्लाने को ही तैयार खड़ी थी। बाबूजी, आपको तो और कोई काम है ही नहीं, केवल मेरे पति के खर्चे बढ़ाने के। ऑफिस गए हैं वो, और आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना। कितनी बार कहा है, जितना खाना हजम कर सको उतना ही खाया करो। खाने में तो आप किसी चीज का परहेज करते नहीं। सारा दिन मुंह चलता रहता है आपका। बुढ़ापे में जीभ पर काबू नहीं रखोगे तो उल्टियां ही करोगे। बहू की चली कटी बातें सुनकर रघुवीर जी चुप करके वापस अपने कमरे में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब होता था या कभी उल्टी होती थी तो उनकी पत्नी विमला जी उन्हें पानी में नींबू और काला नमक मिलाकर देती थी तो कितना आराम मिल जाता था। काफी समय गुजर जाने के बाद भूख लगने लगी थी, लेकिन बहू से कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी तो खुद ही उठे और रसोई में खाना निकालने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़े ही थे कि मनीषा ने रास्ते में ही उन्हें रोका और बोली, यह क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियां हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई। आपको क्या दिख नहीं रहा है कि आपकी उल्टियों की वजह से कितनी गंदगी फैल गई है। जाइए और पहले वो गंदगी साफ कीजिए। कहते हुए मनीषा ने बाबूजी के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पते हुए रघुवीर जी केवल बहू की तरफ देखते ही रह गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन रघुवीर जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक ना गया। शाम को जब उनका बेटा वैभव घर आया तो उसने पूछा, बाबूजी क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रघुवीर जी ने उन्हें अपना हाल सुनाया तो वैभव बोला, तो आप मुझे बताते, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता। बेटा, वो बहू बोल रही थी कि जैसे ही रघुवीर जी कुछ बोलने को हुए तभी उनकी बहू मनीषा उनकी तरफ देखकर घूरने लगी। रघुवीर जी वहीं चुप हो गए। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे आप? वैभव ने अपने बाबूजी से जानना चाहा। बेटा, मैं वो कह रहा था कि मेरी दवाई खत्म हो गई है। जब तुम कल शाम को ऑफिस से आओगे तो लेते आना। अरे बाबूजी, आपकी दवाई तो मैं 2 दिन पहले ही ले आया हूँ। मैंने मनीषा को दे दिया था। मनीषा, तुमने बाबूजी को दवाई क्यों नहीं दी? वैभव ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा। तो मनीषा दौड़ कर आई और बोली, जी मैं वो काम में भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। बाबूजी ने मुझे पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह वैभव उठा तो उसने देखा कि रसोई घर में बाबूजी बर्तन धो रहे हैं। वैभव ने कहा, बाबूजी यह क्या कर रहे हैं आप? तो बाबूजी बोले, अरे दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। यह सुनकर वैभव चुप हो गया। जब वैभव तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया तो मनीषा बाबूजी से बोली, अच्छा तो दवाइयाँ ना मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन धोने शुरू कर दिए आपने। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? दिखाना जरूरी था कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ। तो ठीक है, आपकी आज भी खाने से छुट्टी। यह सुनकर रघुवीर जी बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बहू 2 दिन हो गए हैं मुझे खाना खाए हुए,
भूख के मारे जान निकली जा रही है, खाने के लिए 2 रोटी दे दो। कहते हुए रघुवीर जी की आंखों से आंसू बह निकले। मनीषा ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए रघुवीर जी को रात की पड़ी बासी रोटी और अचार देते हुए बोली, यह लो, आज तो आपको रोटी और अचार दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो अपना अंजाम सोच लीजिएगा। यह कहकर मनीषा तैयार होकर अपनी किट्टी पार्टी में चली गई। रघुवीर जी अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखने लगे और बोले, देख रही हो भाग्यवान, ऐसा खाना तो कोई किसी भिखारी को भी नहीं देता होगा। उनकी पत्नी को स्वर्गवासी हुए 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में वही जानते थे कि उन्होंने एक एक सांस किस तरह से ली। खैर 2 दिन के भूखे थे तो रघुवीर जी बासी रोटियों पर टूट पड़े। अगले दिन सुबह रघुवीर जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा, देखना, यह मेरा चश्मा टूट गया है। शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे तो इसे ठीक करवाते आना। अरे बाबूजी, आपका चश्मा तो बिल्कुल पूरी तरह से टूटा हुआ है। यह कहते हुए वैभव ने मनीषा को आवाज लगाई और कहा, आज बाबूजी को ले जाकर उनकी आंखें भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए नया चश्मा भी बनवा लाना। मनीषा ने वैभव के सामने आज्ञाकारी बीवी बनते हुए हाँ में सिर हिला दी, लेकिन वैभव के जाते ही ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। बाबूजी, आपको चैन नहीं आता क्या? रोज कोई न कोई नया खर्चा लेकर बैठ जाते हो। अरे बहू, मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वैभव से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती हो कि मैं कोई फालतू के खर्चे नहीं करता। रघुवीर जी डरते डरते बोले, अच्छा, तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठते हो और काम करते हो, जिसके लिए आपको चश्मे की जरूरत है। सारा दिन तो आप घर में पड़े हैं और रोटियां तोड़ रहे हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अगर रोज रोज ये चलता रहा तो देख लेना, एक दिन वृद्धा आश्रम भेज दूंगी। फिर मुझे मत कहना। रघुवीर जी का पोता साहिल अपनी माँ के मुंह से रोज रोज यह बातें सुन रहा था। वह माँ के पास आया और बोला, माँ, आप दादाजी के साथ इस तरह से क्यों बोलते हो? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहते। यह सुनते ही मनीषा ने साहिल के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, किसने सिखाई तुम्हें यह बातें? खबरदार, आज के बाद अपने दादाजी के पास बैठा तो। बहू की बातें सुनकर रघुवीर जी का कलेजा तो जैसे छलनी ही हो गया। रोज रोज इस जिल्लत भरी जिंदगी से रघुवीर जी की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। वह अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन केवल यही सोचकर चुप कर जाते थे कि वह अपने घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते थे और बेटे बहू का परिवार नहीं तोड़ना चाहते थे। रघुवीर जी बहुत सोच विचार में डूब चुके थे। क्या करूं, किससे कहूं? इन सब बातों का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने बेटे को सारी बात बताई तो वह बहू को नहीं छोड़ेगा। एक दिन जब वैभव अपने ऑफिस चला गया और साहिल अपने स्कूल चला गया तो मनीषा भी तैयार होकर अपनी किट्टी पार्टी के लिए निकल गई। तो बहुत सोच विचार करके रघुवीर जी बिना किसी को बताए घर से चले गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बहू के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। मनीषा जब वापस आई तो देखा बाबूजी घर पर नहीं थे। उसने सारे कमरे झांक लिए, सब जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं मिले। अरे आखिर बिना बताए कहाँ चले गए? बाबूजी, आज आप आओ घर पर। आपकी तो आज खैर नहीं, ज्यादा मनमानी करने लगे हैं। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन देखते देखते शाम हो गई। साहिल भी घर पर आ गया और वैभव के आने का भी समय हो रहा था, लेकिन रघुवीर जी का कोई अता पता नहीं था। और उधर मनीषा डर के मारे कांपने लगी थी। उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे थे, क्योंकि वैभव तो आते ही बाबूजी से मिलने उनके कमरे में जाते थे। वैभव के सवालों का क्या जवाब दूंगी? कहाँ चले गए? क्यों चले गए? क्या बात हुई थी?
यह सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगी। यह सब सोच सोचकर मनीषा के पसीने छूटते जा रहे थे। आखिर बाबूजी की जिम्मेदारी तो वैभव ने उसे ही दी थी। वैभव मनीषा पर पूरा विश्वास करता था और मनीषा भी वैभव के सामने बाबूजी का ख्याल रखने का ढोंग करती थी। लेकिन उसे मनीषा की असलियत का पता नहीं था। पर आज पोल खुलने वाली थी। कुछ देर बाद जब वैभव ऑफिस से आया तो वो बाबूजी के कमरे में गया और बाबूजी के ना मिलने पर मनीषा से उनके बारे में पूछा। मनीषा कांपते हुए बोली, वह आज बाबूजी पता नहीं सुबह से कहाँ चले गए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, मैं वो किट्टी पार्टी में गई थी। वैभव गुस्से में लाल हो गया। तुम और तुम्हारी किट्टी पार्टी। अगर मेरे बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। कहते हुए वैभव बाबूजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। वैभव ने बाबूजी को आस पड़ोस में खोजबीन जैसे ही शुरू किया तो पड़ोसियों से पता चला कि बाबूजी अपना घर छोड़कर चले गए हैं। लेकिन उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। उन्होंने मनीषा की सारी पोल खोल दी कि कैसे मनीषा बाबूजी से काम करवाती थी और बर्तन साफ करवाती थी और बदले में उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी उसे ना दी जाती थी। यह सुनकर वैभव पर तो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा। उसे वह पल याद आने लगा जब बाबूजी उसे कुछ कहना चाहते थे पर कहते कहते ही बीच में रुक जाते थे। शायद मनीषा के डर के कारण ही बाबूजी कुछ ना बोल पाते थे। कितना अनजान और कितना लापरवाह था मैं, जो मैंने मनीषा पर आंख बंद करके विश्वास किया और अपने बाबूजी की भावनाओं को समझ न सका। कहते हुए वैभव बाबूजी की खोज में दौड़ने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकले होंगे और हो ना हो वो रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। वैभव दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर भी उसे बाबूजी कहीं नहीं दिखे। वह थक हार कर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और सामने देखा कि बाबूजी भी प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए हैं और लगातार उनकी आंखों से अश्रुधारा बहे जा रहे हैं। उन्हें रोता देखकर वैभव को लगा कि जैसे उसके दिल पर सैकड़ों कील एक साथ चुभे जा रहे हों। जो बाबूजी कभी आत्मस्वाभिमान के साथ रहा करते थे, वह आज मेरे कारण इस अवस्था में पहुंच गए हैं। वैभव भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंचा। बाबूजी को देखकर उनके गले लग पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को देखकर रघुवीर जी भी अपने आप को संभाल न पाए और अपने दिल की सारी पीड़ा बेटे के आगे कह सुनाया। बाबूजी, आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। मैं सब जान गया हूँ कि मनीषा ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, आप पर कितना अत्याचार किया, लेकिन आज तक आप क्यों चुप थे यह भी मैं जान गया हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मनीषा ने आपको जो जख्म दिए हैं उसे एक एक जख्म का हिसाब देना ही पड़ेगा। बाबूजी, अब आप मेरे साथ घर चलिए। वैभव बाबूजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ लेकर जाने लगा तो रघुवीर जी ने घर जाने से मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच के झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, पर मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन वैभव ने किसी तरह बाबूजी को मनाकर घर वापस ले आया। घर आते ही मनीषा को देखकर वैभव का खून खौल गया। वैभव ने भी मनीषा से कोई सवाल जवाब नहीं किया, ना ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया। आते ही उसके गाल पर 4-5 थप्पड़ जड़ दिए। आज यह नजारा उनके पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने आकर वैभव को नहीं रोका। वैभव का गुस्सा देखकर मनीषा के तो होश ही उड़ गए थे। वैभव का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था और वह आज मनीषा को छोड़ने वाला नहीं था, जो कि साफ साफ नजर आ रहा था। मैंने तो तुझ पर विश्वास किया था, अपने बाबूजी को तेरे हवाले छोड़ा था और तूने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया। मैं तो सोचता था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका जीना हराम कर दिया था। अरे, मेरे सामने उनका ख्याल रखने का ढोंग करती थी। जितना दुख तुमने मेरे बाबूजी को दिया है,
उसे तो मैं ब्याज समेत तुझे वापस करूंगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। वैभव ने मनीषा के मायके में फोन लगाया और उसके पिता को बोला कि आज से मैं आपकी बेटी से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ और आइए अपनी बेटी को ले जाइए। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, मेरा बेटा साहिल मेरे साथ रहेगा। तलाक का नोटिस मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। वैभव ने जो किया वह देखकर मनीषा को तो जैसे काट मार गया हो। रघुवीर जी बोले, बेटा गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब तुम पति पत्नी ही नहीं बल्कि माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारे बेटे पर क्या गुजरेगा। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। नहीं बाबूजी, यह घर पहले आपका है। इस घर के मालिक आप हैं और यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वह मनीषा होगी। मुझे अपने पिता की जरूरत है लेकिन उसे अपने ससुर की जरूरत नहीं है, इसलिए वह घर छोड़कर जा सकती है। यह कहकर वैभव ने मनीषा के कपड़े बैग में पैक करने शुरू कर दिए। मनीषा जोर जोर से रोते हुए बाबूजी के पैरों में गिर पड़ी और अपने किए पर माफी मांगने लगी। बाबूजी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। यह भी नहीं सोचा कि माँ के जाने के बाद आप कितना अकेला महसूस करते होंगे। आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज मनीषा बाबूजी से अपने किए गए कर्मों की माफी मांग रही थी, जिनके साथ कभी नौकरों की तरह व्यवहार किया करती थी। रघुवीर जी बहू से बोले, बहू, वैभव मेरा इकलौता बेटा है और उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तुझे माफ कर दिया है बहू। देख बेशरम, मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है। तूने इन पर कितने जुल्म किए, फिर भी इन्होंने तुझे माफ कर दिया। उस दिन से बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया। अगले दिन से ही मनीषा बाबूजी के खाने पीने का विशेष ध्यान रखती। मनीषा बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी आपकी चाय। और फिर उसने बाबूजी का आशीर्वाद लिया। आज बाबूजी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने सुकून से बैठे थे और खूब सेवा करवा रहे थे। आज उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह सुकून की सांस ले पा रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को वैभव जैसी औलाद दे। ये माँ बाप ही तो हैं जिसने हमें अच्छी जिंदगी दी और जीने के काबिल बनाया। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, ना जरूरत उसे पूजा पाठ की जिसने सेवा की अपने माँ बाप की। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।